डाइपोल मोमेंट का डिस्कशन हो रहा था आपसे, ऑर्थो मेटा पैरा, और मेरे ख्याल में ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। अब सिस एंड ट्रांस पे बस इक्का दुक्का बातें हो रहे हैं, उस पे डिस्कशन करके फिर हम मूव करते हैं फजांस पे, बॉन्ड पैरामीटर पे, और फिर इस चैप्टर का एंड करेंगे विद एमओटी। शुरू करें भाई। डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस एंड ट्रांसफॉर्म्स। ठीक है जी। सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स का डाइपोल मोमेंट। देखो भाई, सिंपल सी बात है, वेक्टर प्रॉपर्टी है, डायरेक्शन पे डिपेंड होने वाली प्रॉपर्टी है। यहां सीएल, यहां सीएल, एच एच, तो आप खुद ही सोचो, डायरेक्शन आपके पास इस ट्रांसफॉर्म में जस्ट अपोजिट हो गई है, और जस्ट अपोजिट, जबकि इस सीएल सीएल को इस तरीके से लिख दिया गया है। पहला वाला ट्रांसफॉर्म है, दूसरे वाला सिस फॉर्म है। तो मुझे लगता नहीं कि मुझे कुछ स्पेशल आपको बताना है, जिस हिसाब से आप परफॉर्म कर रहे हो आप समझ भी रहे होगे कि सिस फॉर्म के अंदर जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो हो गया है, जबकि यहां का डाइपोल मोमेंट क्या हो गया है, नॉन जीरो हो गया है। और इन्हीं चीजों को जब मैं आपके साथ लेकर चलूंगा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो बताऊंगा जी जिसका नॉन जीरो है नेचर वाइज वो कैसा हो गया, पोलर, और वहां बीपीएमपी। लेकिन अभी बात नहीं करते हैं, फिर बर्डन बढ़ेगा। अभी फिलहाल जीरो किसका है, नॉन जीरो किसका है। हाँ जी, कोई कुछ बोलना चाहता था क्या? कोई नहीं। सुनो भाई, अब इतना ध्यान रखो, वही ट्रांस जीरो डाइपोल मोमेंट शो करेंगे, क्लियर, वही ट्रांस जीरो डाइपोल मोमेंट शो करेंगे जिसके ओपोजिट ग्रुप्स सेम नेचर के हो। क्लियर ना? तो आपको ये समझना चाहिए, अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखा गया, ऑल ट्रांसफॉर्म्स हैव द म्यू जीरो, तो क्या मैं इसको करेक्ट बोलूं, इनकरेक्ट बोलूं? करेक्ट नहीं है ये, इनकरेक्ट है। मैंने ऊपर जो बोला था इसलिए तो बोला था कि तुम मेरी बात को सुन पाओ। मैंने बोला था ट्रांस तभी जीरो बोलोगे जब अपोजिट ग्रुप आपके पास सेम हो। अब आप इस ट्रांस का जीरो थोड़ी बोल दोगे बच्चे, जो मैं अभी बनाने वाला हूं। यहां एच, यहां एच, यहां सीएल, यहां बी आर, तो इनके तो मैग्नीट्यूड में फर्क आ गया। क्लियर ना? तो इसके लिए जीरो नहीं बोलोगे, इसके लिए आप बोलोगे नॉन जीरो। इसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि जिसके साथ जीरो है वो जीरो ही है, वो नॉन पोलर है। क्लियर है? अब क्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन, क्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन, सबसे पहला Cl3, दूसरा CH2Cl2, तीसरा क्लोरोफॉर्म, लास्ट CCl4। वैसे चांस दिया मैंने आपको, कोई बता सकता है कि इनमें से किसका जीरो होएगा? CCl4 परफेक्ट आंसर है। तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक बनी है, अलग से क्वेश्चन चलता है पेपर्स में, अलग से क्वेश्चन चलता है। इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक बन गई है, नंबर ऑफ क्लोरो इनवर्सली टू म्यू। जितने क्लोरो बढ़ेंगे उतना म्यू कम होता चला जाएगा, जितने क्लोरो बढ़ेंगे उतना म्यू कम होता चला जाएगा। तो इसके क्लोरो चार है, तो इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी लिख दिया है। ए ग्रेटर देन बी, ये थोड़ा सा मैंने गलती कर दी, CH3Cl लिखना था पहला वाला, CH3Cl, CH3Cl, एक Cl है, फिर दो Cl है, फिर तीन Cl है, फिर चार है। तो ए बी सी डी, नहीं तो फर्स्ट और थर्ड सेम हो जाते हैं ना। लो जी, नंबर ऑफ क्लोरीन इनवर्सली टू म्यू, नंबर ऑफ क्लोरीन इनवर्सली, ये इस पे लगेगा। ऐसे करके लंबी चौड़ी लिस्ट डाइपोल मोमेंट की बन सकती है। लेकिन अब थोड़ा सा हम ऑर्थो मेटा पैरा, सिस ट्रांस, क्लियर, मीथेन के क्लोरो डेरिवेटिव्स के बाद हम मूव करते हैं इसके यूजेस पे, एप्लीकेशन पे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसका जो एप्लीकेशन नंबर 1 है वो तो सबको पता है, अगर म्यू जीरो, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को आपने क्या बोल दिया, नॉन पोलर, पोलैरिटी मेजरमेंट, पोलैरिटी मेजरमेंट। ठीक है जी। अब दूसरे नंबर पे अगर आप जाने में इंटरेस्टेड हो,
तो सेकंड नंबर थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट रहेगा। क्लियर? परसेंटेज आयोनिक करेक्टर्स। ओके, तो यहां म्यू ऑब्जर्व्ड, यहां म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। और म्यू ऑब्जर्व्ड पे मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं ये गिवन इन एग्जाम होएगा। ऑब्जर्व है, इसमें मेरा और आपका रोल तो है ही नहीं, ये गिवन इन द पेपर होएगा, क्योंकि ये कैलकुलेट हुआ है लेबोरेटरी में। अब अगर मैं म्यू कैलकुलेटेड की बात करूं, ये तुम्हारे और मेरा काम है। क्या लिखोगे? क्यू इंटू डी, क्यू इंटू डी। ठीक है जी। और क्यू की वैल्यू जैसा म्यू ऑब्जर्व दे रखा हो, म्यू ऑब्जर्व्ड कूलम इंटू मीटर में दे रखा है, म्यू ऑब्जर्व्ड कूलम इंटू मीटर में दे रखा है, तो कैलकुलेटेड भी तुम कूलम इंटू मीटर में करोगे। क्लियर? तो कोई बताएगा कूलम इंटू मीटर में क्यू का वैल्यू क्या रखना है? वेरी गुड। क्लियर? और डिस्टेंस भी मेरा कंट्रोल है नहीं, डिस्टेंस जो भी गिवन होएगी वो मीटर में मैं पुट कर दूंगा। ठीक है? तो म्यू पर में देगा ऑब्जर्व वाला, कैलकुलेटेड मैं खुद कैलकुलेट कर दूंगा। क्लियर? कोई बताएगा ईएसयू इनटू सेंटीमीटर में क्या रखना है? ना ना, 4.8। 1.8 नहीं बच्चा, 4.8। ठीक है? और इनटू, कोई चक्कर नहीं। और ये सेंटीमीटर में गिवन होएगा। एंगस्ट्रम दे रखा हो, मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। पिकोमीटर दे रखा हो, मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। मान लो ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, उसने कहा जी ये ए है, ये बी है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रम है, और इसका म्यू ऑब्जर्व्ड, इसका डाइपोल मोमेंट जो कैलकुलेट किया, इसका डाइपोल मोमेंट जो हमने कैलकुलेट किया 1.2 डिबाई है। तो बताओ जी परसेंटेज आयोनिक करेक्टर इसके अंदर कितने हैं? मैंने कहा जी कोशिश कर लेते हैं कैलकुलेट करने की। परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू यहां 100 और एक है ऑब्जर्व्ड, ये लो जी ईएसयू इंटू सेंटीमीटर का कल तरीका बताया था आपको। डिबाई इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट डीबीवाई। इसको जब खोलोगे तो क्या बन जाएगा? 10⁻⁻18 ईएसयू इंटू सेंटीमीटर। चलो जी नीचे चलते हैं अब। ईएसयू अभी लिखा था इंटू सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस इन बिटवीन, व्हाट इज द डिस्टेंस इन बिटवीन वन, सॉरी ए एंड बी, 1 एंगस्ट्रम। 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। पता नहीं मैं अकेला ही बोल रहा हूं कि आप सुन भी रहे हो। परसेंटेज आयनिक करेक्टर कितने आ गए भाई? 4 ज्यादा पता होगा, 48। हाँ जी। तो इस तरीके से आप परसेंटेज, इस तरीके से आप परसेंटेज आयनिक करेक्टर्स इन द कोवलेंट मॉलिक्यूल निकाल सकते हो। तो ये हमारा डाइपोल मोमेंट का कंप्लीट डिस्कशन खत्म हो चुका है। ठीक है जी। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से सुनना और समझना। नेक्स्ट टारगेट मेरे पास छोटे छोटे हैं, 5-5 मिनट के टॉपिक। क्लियर? तो ध्यान से सुनो भाई। नेक्स्ट मैं शुरू कर रहा हूं फजान्स रूल। अब किसी भी टॉपिक को लिखने से पहले दिमाग में आना चाहिए कि फजांस पढ़ते क्यों, क्या वजह है, ऐसे क्या मुसीबत आ गई कि फजांस पढ़ने शुरू किए। तो इसका जवाब आप लोग दोगे या मैं दूं? फजांस क्यों पढ़ रहे हो, क्या कारण है? टॉपिक बदल चुका है भाई, बस एक एमओटी बड़ा टॉपिक बचा हुआ है, बाकी सब डन है। फजांस करेंगे, इसके बाद थोड़े बॉन्ड पैरामीटर करेंगे, एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स द एमओटी एंड एंड ऑफ चैप्टर। बताओ जी फजांस रूल क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? चलो सब साफ है, कोई बताने में कैपेबल नहीं है? किसकी किसकी पोलैरिटी? कीरत इसको ऐसे बोलना है कि मुझे किसी आयोनिक बॉन्ड के अंदर, क्लियर? हाँ बिल्कुल बात पकड़ गई हो।
आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट करेक्टर्स एक्सप्लेन करने का तरीका है क्लियर कौन फजान्स रूल विद द हेल्प ऑफ फजान्स वी कैन easily predict about the covalent characters in the ionic bond पहले तो हमें पता होना चाहिए हम टॉपिक पढ़ क्यों रहे हम वीबीटी क्यों पढ़ रहे हैं भाई कोवेलेंट बॉन्ड समझाना है अच्छा हाइब्रिडेशन क्यों पढ़ रहे हो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल समझाने अच्छा वीएससीपीआरटी क्यों पढ़ रहे हो कुछ एंगल नहीं समझा पा रहे थे इसलिए पढ़ रहे हैं अब फजान्स रूल क्यों पढ़ रहे हो जस्ट वी वांट टू एक्सप्लेन द कोवेलेंट कैरेक्टर्स इन द आयनिक बॉन्ड लिसन यहां मैं क्या कर रहा हूं एक केटायन लिख रहा हूं ठीक है जी केटायन जनरली क्या होता है स्मॉलर ये न्यूक्लियस है इसका और एनायन जनरली कैसा होता है लार्ज ठीक है जी ये केटायन और ये एनायन इतनी बात अगर आपको समझ में आती है तो मैं आगे बढ़ूं केटायन इज जनरली स्मॉलर और आपको पता है किसी भी एटम का साइज किससे कंट्रोल होता है द सिंगल मोस्ट लाइन ई एन सी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बच्चे देखो अगर इंटरेक्ट नहीं करोगे ना मैंने फटाफट इस टॉपिक को करवा देना है मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं थोड़ा सा इंटरेक्ट करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा कोई बता सकता है कि किसी भी केटायन के छोटा साइज होने के पीछे वजह क्या है हाँ इसको थोड़ा सा सुधार के बोलो हाई ईएनसी बोलो न्यूक्लियर चार्ज मत बोलो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि न्यूक्लियर चार्ज ईएनसी बोथ आर सेम बोथ आर टोटली डिफरेंट अगर आप न्यूक्लियर चार्ज की बात करोगे ना तो आपको मैं समझाऊंगा कि क्लोराइड का साइज आपके अकॉर्डिंगली छोटा और सीजीएम का बड़ा होना चाहिए जबकि आपको पता है सीजीएम प्लस छोटा और क्लोराइड आपके पास बड़ा है क्लोराइड तो न्यूक्लियर चार्ज मत बोलो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलो फर्क है दोनों में क्लियर तो इसका हाई ईएनसी है इसका ईएनसी लो है न्यूक्लियर चार्ज कभी नहीं बोलना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलना आपने ठीक है जी तो हाई ईएनसी है तो हाई ईएनसी करता क्या है ईएनसी अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगी भी लड़ाई जो भी कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले लड़ लिए भाई शुरू करें अब चलो अच्छी बात है परांठे के लिए लड़ाई हो रही है क्या ईएनसी जिसका भी ज्यादा होएगा वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा खुद का इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा एज वेल एज क्या करेगा जो भी उसका एडजेसेंट है मतलब एनायन जो भी उसका एडजेसेंट है जो भी उसका विसिनल है जो भी उसका पड़ोसी है क्लियर ना उसको भी अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा तो इसका रिजल्ट इसका कंक्लूजन क्या निकला अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो तो प्रॉपरली समझ भी जाओगे तो केटायन तो ऑलरेडी छोटा था जो एनायन था ना बच्चे जो एनायन था वो धीरे 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 इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हुआ ये जो मैं ये जो मैं डोटेड बना रहा हूं ना ये मेरे पास एनायन का ये जो मैं डोटेड बना रहा हूं ना वो एनायन का पता है क्या हो रहा है पोलराइजेशन जिसको पोलराइजेशन समझ में ना आए उसको डिस्टोर्शन समझ में आ जाएगा और जिसको डिस्टोर्शन समझ में ना आए उसको समझ में आ सकता है ओरिजिनल शेप को लूज करना डिस्टरबेंस ऑफ द ओरिजिनल शेप गड़बड़ होता जा रहा है तो यहां आपके पास केटायन है ये आपके पास एनायन है शेप तो केटायन का भी बिगड़ा क्योंकि एनायन खींच रहा था लेकिन एनायन का ईएनसी ज्यादा था ही नहीं एक रिवीजन है 1 मिनट का एक तरफ केटायन दूसरी तरफ एनायन ईएनसी साइज को कंट्रोल करता है बहुत पुरानी बात है तो अगर आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात है संभाल कर रखना हाई ईएनसी किसका है केटायन का उसने क्या किया इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट किया किसके खुद के इसके अलावा पड़ोसियों के साथ भी पंगे लेने शुरू कर दिए ये एनए ये सीएल तो एनए सीएल को भी खींच रहा है उससे क्या निकला एज अ रिजल्ट हमने क्या देखा कि एनायन का पोलराइजेशन शुरू हो गया एनायन का शेप बिगड़ना शुरू हो गया एनायन का शेप अब पहले सर्कुलर था स्फेरिकल था अब ये शेप इलिप्टिकल होना शुरू हो गया अंडे जैसा होना शुरू हो गया क्लियर और इसको कर कौन रहा है केटायन
क्या कटायन का शेप भी बिगड़ा है? एग्जैक्टली यस, बट वो इग्नोरेबल है। क्या एनायन का शेप बिगड़ा है? यस, लेकिन वो कंसिडरेबल है। कोई बताएगा, एक स्मॉल छोटी बॉल हो, एक बड़ी बॉल हो, दोनों पे बराबर फोर्स लगा दो तो शेप किसके बिगड़ने के चांस है? बस यही हुआ, बड़ी वाली का शेप जल्दी बिगड़ेगा, तो बड़ी वाली का शेप बिगड़ गया। क्लियर? इसको बोल दिया पोलराइजेशन, इसको बोल दिया डिस्टोर्शन। क्लियर? और पोलराइजेशन करवा कौन रहा है? इसकी पोलराइजेशन पावर है, इसकी पोलराइजेशन पावर है, इसकी पोलराइजेशन पावर है। और इसके लिए पता क्या रखा हुआ टर्म? पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी इसकी एबिलिटी ऑफ डिस्टोर्शन है और इसकी पावर है। तो अब मैं कंक्लूसिव बात लिख रहा हूं, देखते हैं कितने लोग मेरे को फेवर करेंगे। ध्यान से सुनना। ईएनसी बढ़ेगा, पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी, इससे पोलराइजिबिलिटी भी बढ़ेगी, इससे डिस्टोर्शन भी बढ़ेगा, और उतना ज्यादा उसके अंदर कोवलेंट करेक्टर्स भी बढ़ेंगे। किसी को इस पे दिक्कत हो बात करो। क्योंकि अगर ये नहीं समझा फिर फैक्टर शैक्टर सब फालतू की बात हो जाएगी। बोलो जी। कहां से बता दूं बच्चे? बच्चे ये लिखा था कि जितना ज्यादा ईएनसी होएगा, ईएनसी मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का इफेक्ट जितना बढ़ेगा, ठीक है जी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना न्यूक्लियस दमदार हो जाएगा, क्लियर, उतना उसकी पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी। पोलराइजेशन पावर मतलब एनायन की शक्ल बिगाड़ना, एनायन को डिस्टोर्ट करना, एनायन को टेढ़ा मेढ़ा कर देना, एनायन को अंडे जैसा कर देना, एनायन को उसके 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 स्फेरिकल शेप से उसको अंडे जैसा एलिप्टिकल बना देना। क्लियर? उतनी इसकी पोलराइजिबिलिटी बढ़ जाएगी, उतना डिस्टोर्शन बढ़ जाएगा, और उतना उसके अंदर कोवल करेक्टर, क्योंकि अभी तक तो ये क्या थे, अलग अलग थे, अब थोड़ा सा ये शेयरिंग की तरफ बढ़ रहा है। अगर आप तुम देखो ना इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, नाउ इट मूव टूवर्ड्स शेयरिंग। जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड दो एटम्स के बीच में जाएगा, उससे हम क्या मान के चलते हैं? शेयरिंग बढ़ रही है। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं, मोर ईएनसी, मोर पावर, मोर पोलराइजेबिलिटी, मोर डिस्टोर्शन, मोर कोवेलेंट करेक्टर। अगर ये इस दिमाग में सेट होएगा तभी मैं इसके आगे बढ़ सकता हूं, नहीं तो फिर आगे रट्टा हो जाएगा। अब डिबेट करो, आपको किसी को ऑब्जेक्शन हो तो डिबेट करो। चलो सारी समझदार लोग हैं, वेरी गुड, ऐसे बच्चे चाहिए क्लास में। दोनों को उधर एक दूसरे के साथ देखो। पावर किसके साथ लिखी हुई है? किटैन के साथ। एबिलिटी किसकी है? नाइन की। पावर किटैन की ज्यादा है, और उतनी एबिलिटी एबिलिटी वो एनाइन की है। उसकी पावर ज्यादा होगी तो उतना टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा वो, सिंपल। और बोलो। चलो, कोई बोलने में इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं फैक्टर्स पे चलता हूं। देख, इसमें पता चल जाएगा आप लोगों ने सीखा या फिर क्या किया। फैक्टर्स अफेक्टिंग द फजान्स रूल्स। वैसे आपको पता है हम बोटनी पढ़ रहे हैं? यस सर, यस सर, यस सर कौन था? एक कोई सोया हुआ आदमी भी है। कौन है भाई यस सर वाला? कैसे यस सर? शुक्र है आज केमिस्ट्री में भी उनको बोटनी दिखती है ना। वो एक सॉन्ग नहीं था, तुझ में रब दिखता है, तो केमिस्ट्री की तरफ मुंह करके तुझ में बोटनी दिखती है ना। ये वाला फंडा आ गया। गुड, वेरी गुड। चलो जी। चार्ज एंड साइज, कोशिश करूंगा वर्ड्स कम कर दूं। चार्ज एंड साइज ऑफ किटाइन, ठीक है जी। चार्ज एंड साइज ऑफ किटाइन, चार्ज एंड साइज ऑफ किटाइन, ध्यान से सुनना भी। अगर चार्ज बढ़ेगा किटाइन का
+1 +2 +3। अच्छा बताओ ईएनसी बढ़ रहा है कि घट रहा है ये? ईएनसी को, हाँ हाँ है ना, न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ रहा है, +1 +2 +3 इफेक्ट बढ़ रहा है, तो इससे इसकी पावर, पोलराइजेशन पावर बच्चे, पोलराइजेशन पावर, है ना, पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी। और अगर पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी उतना उस आयोनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट करेक्टर्स बढ़ते चले जाएंगे। अब एक बात छोटी सी सोचो बच्चे, अगर किसी का चार्ज बढ़ रहा है, अगर किसी का चार्ज बढ़ रहा है तो साफ सी बात है साइज तो उसका घट ही रहा है ना केटायन का, है ना। तो मान लो आपके पास LiCl है, आपके पास बेरिलियम क्लोराइड है, आपके पास बोरोन क्लोराइड है, और इसके पास क्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड। अभी मैंने केटायन पे डिपेंडेंसी रखी नहीं, मैंने केटायन पे डिपेंडेंसी रखी नहीं, मैंने केटायन पे डिपेंडेंसी ना रख के 100 एनायन पे, सॉरी, केटायन पे डिपेंडेंसी डाल दी, +1 +2 +3। क्लियर? आपको पता है लिथियम +1 +2 +3, इनमें से कोवलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा किसके होंगे? तुम जवाब दे सकते हो बच्चे, अच्छा बैच है तुम्हारा। BCl3, ठीक है। और अब सोचो बोरोन +3 का साइज भी वो छोटा हो गया, तो दोनों वजहों से इसके अंदर कोवलेंट करेक्टर। अब इसके क्वेश्चन पूछने का तरीका पता है क्या रखेगा? ये नहीं पूछेगा कोवलेंट करेक्टर ज्यादा आयनिक करेक्टर कम है, कोवलेंट का इंक्रीजिंग करेक्ट ऑर्डर है और आयनिक का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ऐसे नहीं पूछेगा। पूछने का तरीका बदल देगा वो। पूछने का तरीका पता है कैसे बदल देगा? ध्यान से सुनना। वो पूछेगा आउट ऑफ दिस ऑल विच हैज अ हायर एमपी, हायर बीपी, सोल्युबिलिटी इन वाटर। तो आपको यार जो ज्यादा आयनिक है वो पानी में ज्यादा घुलेगा कंपेरेटिवली, जो ज्यादा आयनिक है उसके एमपीबीपी ज्यादा होंगे कंपेरेटिवली। जैसे आपको मैंने NaCl, मैंने आपको इसके बाद MgCl2, फिर मैंने AlCl3, फिर मैंने SiCl4। मैं आपसे एमपीज का, मेल्टिंग पॉइंट्स का अगर ऑर्डर पूछ लूं ऑन द बिहाफ ऑफ आयनिक करेक्टर्स, तो क्या मुझे कोई पहले आयनिक करेक्टर समझा पाएगा? सबसे ज्यादा आयनिक कौन है? Cl सेम चल रहे थे, +1 +2 +3 +4। और अगर कोवलेंट की बात करेगा कोई तो इसको मैं ABCD लिख लू, तो A से ज्यादा, B से ज्यादा, C से ज्यादा, D। तो मैंने एक लाइन में डालने की कोशिश की इसको, चार्ज एंड साइज ऑफ केटायन। चलो जी, दूसरा। और वैसे ना इतना तामझाम करने की नीड नहीं है, बच्चों ने मेरे से जो रिवीजन कराया था ना, मोर देन सफिशिएंट, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ये जो दिख रहा है आपको, दिस वन, ये वाला ही परफेक्ट है बस। ईएनसी, पोलराइजेशन पावर, पोलराइजेबिलिटी, इस पे एक बच्चे ने कंफ्यूजन और खत्म किया सर, पोलराइजेबिलिटी क्या? एबिलिटी ऑफ एनायन होगी और पावर केटायन की होगी। और शक्ल किसकी बिगड़ेगी? बिगड़ेगी दोनों की, लेकिन ढंग से किसकी बिगड़ेगी? एनायन की। समझ गए मेरी बात को ना? यार वैसे तो देखो ना, जो बड़े होते हैं डर तो उन्हीं को होता है, छोटों को काहे का डर है? क्लियर? जो ऊंचाई पे पहुंच गया उसी को डर लगेगा ना गिरने से, तो मैं नीचे ना गिर जाऊं। एरोप्लेन में बैठ के डर लगता रहता है। ये कौन है भाई? महक। महक बड़े पंगे लेती है। इसलिए फिर बोलेगी मैं नहीं थी ना। चलो कोई बात नहीं। साइज एंड चार्ज ऑफ एनायन, ठीक है जी। सबसे पहले साइज की बात देख ले। FCl Bri, अभी बताया था ना ऊंचाइयां डर पैदा करती हैं। क्लियर? तो ये सबसे ज्यादा डरावा होगा। इसकी एबिलिटी, डिस्टोर्शन सबसे ज्यादा होगा। डिस्टोर्शन समझते हो ना, साइज का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। तो अगर मैं आपको NaF, NaCl, NaBr, NaI बनाकर दे दूं, तो कोई बताएगा आयोनिक का और कोवलेंट का, इनको ABCD लिखकर आंसर क्या बनना है? ठीक है जी। और कोवलेंट में उल्टा हो जाएगा। रीजन समझ में आ गया? कटायन 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 सेम पड़े थे। एनायन का यहां मेरे पास जितना बड़ा साइज हुआ
वहां मैक्स टेढ़ा-मेढ़ा होने के चांस है, मैक्स डिस्टोर्ट होने के चांस है, मैक्सिमम इसके अंदर पोलराइजिबिलिटी, मैक्सिमम पोलराइजेशन करवा देगा कौन? सेम कटायन। कटायन की बात तो हम कर चुके थे। अगर आप चार्ज वार्ज की बात कर लो, क्लियर, तो वही सेम की मोर चार्ज होएगा। अब चार्ज पे ना कई बार हमें फंसने के चांस आ जाएंगे। जैसे अगर मैं सल्फेट के साथ क्लोराइड का कंपैरिजन कर लूं ना, तो सल्फेट के अंदर बच्चे पता है क्या होता है? रेजोनेंस होता है। इसकी वजह से दिखने में -2 है, तो इसलिए मैं इसकी डेप्थ में नहीं पकड़ूंगा अभी। बाद में कभी मौका लगेगा तो रेजोनेंस के थ्रू समझाएंगे कि इस पे -2 एग्जैक्ट है ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूट होकर ये -2/4 है, मतलब हाफ है। तो इस पे अभी पंगा लेते ही नहीं है। इसमें साइज एंड चार्ज में से साइज को डोमिनेंट बना के रखो, नहीं तो कई बार हम फंस जाएंगे। जैसे मेरे को Al2SO4 होल थ्राइस दे दे और यहाँ AlCl3 दे दे, तुम्हें लगेगा -2 इस पर, लेकिन आपको पता है -2 नहीं है इस पर, इट इज -2/4, क्योंकि सल्फेट में 4 जगह पे ऑक्सीजन है। सल्फेट में उन सभी पे -2 स्प्रेड हो रखा है, तो चार्ज -1 ज्यादा है एज कंपेयर टू -2, नहीं -2/4, हाफ। तो मैं चाहता हूं, हाँ, इसी मेरे को पता था ये वापस क्वेश्चन उठ जाएगा, क्योंकि इसमें एक्चुअल में ना फाउंडेशन लेवल का जो रेजोनेंस है उसको समझना पड़ेगा। ये देखो, ये सल्फेट है, सल्फेट में एग्जैक्टली रेजोनेंस है, और ये जो -2 का चार्ज है ना, -2 का चार्ज, ये 4 जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। -2 चार्ज डिफ्यूज ऑन 4 ऑक्सीजन्स। 4 ऑक्सीजन एटम पे डिफ्यूज है ये, और 4 ऑक्सीजन एटम पे डिफ्यूज होने की वजह से, बात को ध्यान से सुनना भाई, सल्फेट लिखने में -2 है, बट एग्जैक्ट चार्ज इस पे पता है कितना है? -2/4। तो इस पे माइनस का हाफ है। तो कोई कहेगा क्लोराइड पे -1, तो सल्फेट पे बताओ, तो सल्फेट पे -2 नहीं है, सल्फेट पे आपके पास जो फाइनल चार्ज निकलता है वो निकलता है -1/2। अब आप मुझे अगर बताओ फॉस्फेट पे क्या चार्ज निकलेगा? -3 या इससे कम? हाँ, अब आप समझ गए मेरी बात को ना। तो इसीलिए इसकी डेप्थ पकड़ने के लिए रेजोनेंस हमारे पास आ गई ना। लेकिन फिर भी एक बच्चे ने आंसर देकर मुझे बता दिया कि उसको चीज समझ में आ गई है। अच्छा सुनो, क्लोरेट पे क्या पर क्लोरेट पे क्या रहेगा फिर? परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। तो ये चीजें कभी परेशान करने को आ जाए तो समझ ना, एल्यूमिनियम तो सेम चल रहा है, एल्यूमिनियम तो सेम चल रहा है, तो सल्फेट और क्लोराइड में से क्लोराइड का चार्ज ज्यादा है, दैट्स वाई AlCl3 के अंदर कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे। अगर आप 10 बुक्स देखोगे ना केमिकल बॉन्डिंग की फजान की, तो कहीं 10 में से एक बुक जो बहुत अच्छी वाली होगी ना, उनमें Al2SO4 होल थ्राइस और AlCl3 का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और उसका कंपैरिजन फिर मैंने जो तरीका आपको बताया है उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, चलो। थर्ड नंबर, PSUDO, सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? ज्यादा तामझाम नहीं करते, 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंपल। ठीक है जी, 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब वापस सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन भाई साहब की बन गई है, जिसको बोलते हैं ENC। अगर कहीं भी आपके पास नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो, अगर आपके पास कहीं भी सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो, तो ये NS2 NP6 है, ये N-1 D10 NS2 NP6, या इन सबको जोड़ लो, या NS2 NP6 ND10 इसको जोड़ लो। और शायद आप में से कोई बच्चा जवाब दे पाए, नहीं दे पाए तो मैं बता दूंगा, ENC किसका ज्यादा है, डी वालों का या SP वालों का? SP वालों का ज्यादा। ये S हुआ,
या डी हुआ, ये पी हुआ, इनमें इलेक्ट्रॉन एनएस में एंट्री करते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन एनपी में एंट्री करते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन n-1 डी में एंट्री करते हैं। न्यूक्लियस के जितना पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, न्यूक्लियस में जितना इलेक्ट्रॉन पास जाएगा, न्यूक्लियस में जितना इलेक्ट्रॉन पास जाएगा न्यूक्लियस के पास पास, उतना उसका बोलो बोलो, उतना उसका, वापिस सुनो। हाँ हाँ, वही कह रहा हूं, इसीलिए आपको समझना है कि अगर मैं इस सारे को रब करूं और बताऊं कि जो ईएनसी है वो डी वालों का ग्रेटर देन ईएनसी ऑफ द एसएनपी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, एफ नहीं लिख रहा, एफ वालों का और ज्यादा होता है। आपने अगर इनऑर्गेनिक पढ़ी हो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक पढ़े हो, तो वहां साफ लिखा उन्होंने, न्यूक्लियस के जितना इलेक्ट्रॉन पास जाएगा उसका स्क्रीनिंग पुअर और ईएनसी बढ़ता जाएगा। एनसीईआरटी की लाइन है, स्क्रीनिंग बिकम्स पुअर, ईएनसी बिकम्स हायर। क्लियर? तो जिसका ईएनसी ज्यादा है उसकी पोलराइजेशन पावर बढ़ गई, उतना उसके अंदर कोवलेंट करेक्टर बढ़ गए। और इस बात को ऑर्गेनिक में जाकर भी अप्लाई करोगे तो ध्यान से सुने। कॉपर के सामने Na, के सामने Cl, के सामने Cl, प्लस -1 +1 भाई पहले वाले दोनों फैक्टर नील बटे सन्नाटा हो गए क्योंकि चार्ज दोनों का सेम है। इवन इतना बता दूं, कॉपर +1 का साइज Na+ के अप्रोक्स बराबर है, तो ऊपर के दोनों फैक्टर खत्म हो गए। तो बचा कौन? इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और ईएनसी किसका ज्यादा होता है? आपको भी बताया था, आप अगर सुन रहे थे तो कोई बता पाएगा किसका कोवलेंट करेक्टर ज्यादा हुआ? हाँ, इसका कोवलेंट करेक्टर ज्यादा हो गया है। और इस बात को आप अभी मेरे सामने मानोगे कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी थी ये बात। याद करो, जब आपने रिएक्शन एजीसीएन का और एनएसीएन का किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, आपके टीचर ने आपको बताया था एजीसीएन एनएसीएन विद आरसीएन, तो पहले केस में जो बना वो आर एनसी मेजर बना और दूसरे केस में जो बना, याद करो, वहां आरसीएन बना। क्यों हुआ भाई ऐसा? क्योंकि यहां आपके पास हाँ कोवलेंट है और इसके बीच में कोवलेंट करेक्टर है, तो नाइट्रोजन अटैक के लिए अवेलेबल हुआ। और यहां आयोनिक है, साइनो अटैक के लिए अवेलेबल हुआ। बोलो जी, किसका हो गया था? 25 के 25 ही बैठे हैं पहले से, मैं देख पा रहा हूं। इस ड्यूरिंग तो नहीं हुआ किसी का। ओके, क्या रिपीट करना है अभी बताओ। ओके, सुनो भाई, ये जो CuCl है ना बच्चे, इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है। अगर लिखना चाहते हो तो लिख के बता दूं, ये कॉपर हुआ, ये AR हुआ, ये 3D10 हुआ। क्लियर? ये मेरे पास 28 हो गए, 4s2 हो गया। मैंने कॉपर प्लस मेरी गलती है 1 है यहाँ, ठीक है। और इसके बाद मैंने कॉपर +1 बनाना है, तो मेरे पास एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 p6 3s2 3p6 3d10। ये आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। जबकि मैं Na+ लिखूंगा तो क्या होएगा? 1s2 2s2 p6 8। और अगर किसी में डी इन्वोल्व हो, यहां तक तो बच्चे सुना ही था आपने ना, अगर किसी के पास डी इलेक्ट्रॉन्स हो, इसका मतलब उसका ईएनसी ग्रेटर देन एस और पी है। तो 8 वालों का ईएनसी 18 वालों से कम है, 8 वालों का ईएनसी 18, और जिसका ईएनसी ज्यादा है उसके अंदर कौन से करेक्टर है? कोवलेंट। दैट्स व्हाई CuCl का NaCl से कंपैरिजन हुआ, CuCl का NaCl से कंपैरिजन हुआ, तो CuCl के अंदर कोवलेंट करेक्टर ज्यादा हुए एज कंपेयर टू NaCl। ध्रुव सुन पा रहे हो? ध्रुव था ना बच्चे का नाम, ठीक है। फिर मैं 12th क्लास के ऑर्गेनिक वाले चैप्टर पे गया, एक मुझे AgCN NaCN मिला,
एजी के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सोडियम के साथ 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। एजी जिसका नाम ही डी ब्लॉक एलिमेंट है, उसका तो ईएनसी ज्यादा होना ही था, तो उसके अंदर कोवेलेंट हुए, तो ध्रुव एजी और सी का बॉन्ड बन गया कोवेलेंट, ऐसे करके। तो जब आप आरएक्स से रिएक्शन कराने चले ना, तो सी डायरेक्ट अवेलेबल ही नहीं हो पाया, कोवेलेंट बॉन्ड था, तो नाइट्रोजन अवेलेबल हुआ, तो मेजर आंसर क्या आ गया, आरएनसी। जबकि अगर आप NaCN लेके चले ना बच्चे, NaCN, तो पास Na प्लस और Cn माइनस था, तो आपके पास फ्रीली सी अवेलेबल था, सी अवेलेबल था, तो आपका आंसर आरसीएन मेजर आ गया। ये तो मैंने एक रेफरेंस दिया आपको कि मेरे पास फाजान्स रूल कहां कहां तक असर कर सकता है। तो सूडो नोबेल गैस मीन कोवलेंट करेक्टर ज्यादा, और सूडो मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। हाँ भाई, कोई लड़ाई करना चाहता है मेरे साथ? स्क्रीनिंग मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन। इसके सिंपल 3 वर्ड्स बोल दूं, रिपल्शंस ऑफ द इनर शेल ऑन द आउटर। ठीक है जी। ये मान लो टीचर है, ये मैं हूं मान लो C21। ठीक है जी। ये मेरे बिल्कुल पास में पहली बेंच पे बच्चे बैठे हैं, ये दूसरी बेंच पे चौथी बेंच पे बच्चे बैठे हैं। पहली बेंच पे कुछ लोगों को बैठना बड़ा पसंद होता है, और कुछ लोगों को लास्ट वाली बेंच पे बैठना बहुत 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 ज्यादा पसंद होता है। क्लियर ना? क्योंकि पीछे एक्टिविटीज हो सकती हैं ऐसी ऐसी जो टीचर को दिखती नहीं है, लेकिन हम लोगों को दिख जाती हैं सारी एक्टिविटीज। तो जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। C21 मतलब मैं, और ये कोई बच्चा बैठा हुआ है, मान लो कीरति है, ठीक है, और ये अभी बात हुई थी ध्रुव है ये। क्लियर? यहाँ किसी और बच्चे को नाम ले लेते हैं, चलो कोई और है, M है मान लो, और यहाँ कोई और बच्चा बैठा हुआ है, मान लो वो जेड है। ठीक है, तो जो मेरे बिल्कुल पास बैठा हुआ है उस पे मेरा अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। तभी तो बोल रहा था, व्हेन द व्हेन द इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-1d देन इट बिकम क्लोज टू द न्यूक्लियस, और जितना न्यूक्लियस के पास हुआ उसका ईएनसी बढ़ गया। चलो, अब इसका मतलब जो डी है, डी ये वाला इस पे ईएनसी बढ़ा जाता है। अब पता है क्या हुआ, अब सुनना बच्चे कीरत, जैसे सेकंड शेल में एंट्री मारी मैंने, सेकंड शेल में, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मान लो तुम्हारी बात कर रहा हूं, तुम सेकंड शेल में बैठी हुई हो, तो एक्चुअल पता है क्या हुआ, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन मतलब मेरा तुम पे ध्यान थोड़ा कम है, लेकिन अब सोचो ना, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन से क्या लग गया, रिपल्शन। तो मेरा नेट फोर्स तुम पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नेट फोर्स, फोर्स नहीं, नेट फोर्स घट जाएगा। तभी मैं इतनी देर से आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, कभी भी न्यूक्लियर चार्ज पर इनिशिएट मत करो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इनिशिएट करो। तो इसका और सिंपल वर्जन बोल दूं, स्क्रीनिंग का स्क्रीनिंग का सिंपल, शील्डिंग का सिंपल, बिल्कुल सिंपल, इट इज द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। इससे इजी नहीं हो सकता अभी। और ये हमेशा साइज क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो ये हमारे पास एक टॉपिक एंड हुआ, टाइम काफी ले लिया हम लोगों ने, 11:40 हुए हैं, और ये फजान्स रूल्स खत्म हुए भाई। बॉन्ड पैरामीटर्स की बात कर लूं अब मैं आपसे। बॉन्ड पैरामीटर में सबसे पहले आपके पास बॉन्ड एंगल, दूसरे नंबर पे बॉन्ड लेंथ या डिस्टेंस, तीसरे नंबर पे बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी। तो सबसे पहले बॉन्ड एंगल शुरू करें। इसकी डेफिनेशन की तो नीड नहीं है, एंगल इन बिटवीन टू बॉन्ड्स। इतनी हैवी डेफिनेशन की याद करने में ही पसीने छूट जाएं। ठीक होगी बात? अब इसके फैक्टर्स देख लें, और बड़ा सिंपल फॉर्म में इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है। नंबर 1, इसके फैक्टर में सबसे पहले हाइब्रिड स्टेट, बॉन्ड एंगल का डिटर्मिनेशन करना हो तो हाइब्रिड स्टेट। अगर हाइब्रिड स्टेट डिफरेंट है,
फिर तो लग गई लॉटरी। sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3। 180 120 से 120 109 से ज्यादा है। अगर हाइब्रिड से डिफरेंट है फिर तो लड़ाई झगड़े खत्म हो गए। लेकिन अगर हाइब्रिड स्टेट सेम है, सुन पा रहे हो क्या कह रहा हूं? अगर हाइब्रिड से डिफरेंट है, हमने तो 100 क्वेश्चन असाइनमेंट के कर लिए, सिंगल सिंगल क्वेश्चन यार, सिंगल सिंगल क्वेश्चन, और इधर से हम बुकलेट में भी पहुंच गए थे। अगर हाइब्रिड स्टेट डिफरेंट है तो sp sp2 sp3 इसमें तो कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं। लेकिन हाइब्रिड स्टेट अगर सेम है तो भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। इसका ए पॉइंट बना रहा हूं, पी ब्लॉक में बड़ा काम आएगा। पी ब्लॉक में बड़ा काम आएगा, ध्यान से सुन लो। पी ब्लॉक में बड़ा काम आएगा। अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट हो, सेंट्रल एटम डिफरेंट हो, रिमेनिंग ऑल थिंग्स आर सेम, सब कुछ बाकी सेम हो, सराउंडेड एटम, लोन पेयर, ये वो जो भी है, हाइब्रिड स्टेट सब सेम हो, तो बॉन्ड एंगल को कौन डिसाइड करेगा? अभी पता चलेगा एक्सप्लेनेशन के साथ, ध्यान से सुनते रहिएगा। ये मेरे पास अमोनिया, ये मेरे पास फोस्फीन, ये मेरे पास आर्सीन, ये मेरे पास टिबीन, ये मेरे पास बिस्मुथीन, ये मेरे पास वोटर, चलो बाद में ले लेंगे इसको। सबकी हाइब्रिड स्टेट सेम, लोन पेयर ऑन सेंट्रल सेम, सराउंडेड एटम्स हाइड्रोजन सेम। बस अगर कुछ डिफरेंट है तो सेंट्रल। अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने इसको ई लिख दिया, इसको एच 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 लिख दिया। सर लोन पेयर बॉन्ड पेयर वो तो सब में सेम है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, वीएससीपीआरटी तो सरेंडर कर देगी। वीएससीपीआरटी की मेरे पास मत आना भाई, मेरे को नहीं समझाना आता। वीएससीपीआरटी कहती कि मुझे नहीं समझाना आता। मैंने कहा आप क्या करें? कहती जी दिमाग लगाओ। अगर ई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाए, अगर ई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाए तो क्या होगा? तो एच एटम्स अट्रैक्ट होंगे, जिसको क्या बोलते हो? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किस तरफ? टूवर्ड्स सेंट्रल। तो नाइट्रोजन के केस में ये सेंट्रल की तरफ चले गए। मान लो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, किसी शादी ब्याह में चले गए, वहां दोनों बैठे हुए हैं, दूल्हा दुल्हन लड़का लड़की बैठे हुए हैं, क्लियर, फोटो खिंचवाने के लिए उसके 10 12 15 20 25 30 35 सारे फ्रेंड इकट्ठे हुए। इतने में वो जो प्लेटफॉर्म बना था ना, स्टेज बना था, वो टूट गया। अब सोचो क्या हालत होने वाली है। सुन पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो ई का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, सारे के सारे ई की तरफ चले जा रहे हैं, सारे के सारे उस स्टेज पे चले जा रहे हैं फोटो खिंचवाने के चक्कर में। वैसे कोई पूछता ही नहीं था उन दोनों को, क्लियर ना? अब ई पे सारे इकट्ठे हो गए तो क्या लगेगा इसमें? तभी तो स्टेज टूटता है भाई, क्लियर। तो रिपल्शन बढ़ने से बॉन्ड एंगल बढ़ गया। और कौन रिस्पॉन्सिबल है? मुझे तो सिर्फ वो दूल्हा दुल्हन रिस्पॉन्सिबल लग रहे हैं। अगर वो ना होते तो कोई भी स्टेज पे इकट्ठा नहीं होता। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेंट्रल। सेंट्रल। तो अगर सेंट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाए, सेंट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ जाए तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अमोनिया ग्रेटर देन फोस्फीन ग्रेटर देन आर्सिन ग्रेटर देन स्टीबिन ग्रेटर देन बिस्मुथीन। जिस दिन मेरे साथ आप पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे होगे उस दिन आप कहोगे सर बस पढ़ाओ मत, आगे बढ़ो। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, अगर मैं आपसे H2O, H2S, H2C, H2TE की बात कर लूं तो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। बाकी सब चीजें सेम है बच्चे, बाकी सब चीजें सेम है। लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, हाइब्रिड स्टेट, एवरीथिंग सराउंडेड। तो बताओ जी बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा? बात खत्म। पूरा लॉजिक समझ गए ना?
पूरी लाइनें बोल दूं, वैसे तो फोटो देख के समझ में। मेरे को एक बच्चा कहता है सर देखो लोन पेयर भी सेंट्रल की तरफ खींच रहा है। मैंने कहा भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन नहीं पता। What is the definition of electronegativity? It is a tendency to attract the shared pair of electron, not the lone pair. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोन पेयर को खींचने का थोड़ी फंडा है यार। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द फंडामेंटल टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सारे के सारे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ इकट्ठे हो गए, ई ई ई ई ई ई, और स्टेज पे इतने लोग इकट्ठे हो गए, चलो जी रिपल्शन लग गया, बॉन्ड एंगल बढ़ गया। हे महान जनता, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? ये प्लेटफॉर्म, ये स्टेज क्यों टूटा? क्योंकि दूल्हा दुल्हन ने ज्यादा ही लोगों को अट्रैक्ट कर लिया, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होएगा स्टेज काम खत्म। फिर बिना रोटी खाए चले जाएंगे लोग घर पे। पहले फोटो खिंचवा रहे थे, बॉन्ड एंगल बढ़ गया, दूर दूर हो गए सारे। अब चलो जी, इसका बी पार्ट, ये तो ए पार्ट था इसका, इसका बी पार्ट। अब खुद समझदार हो, मैं कह रहा हूं थ्योरी खुद बनाओ ना। पहले सेंट्रल क्या था, अलग, अब सेंट्रल क्या कर दोगे, सेम। सेंट्रल सेम, सराउंडेड एटम क्या कर दोगे, डिफरेंट। क्लियर ना? सराउंडेड क्या कर दोगे। वैसे इसका सिंपल ट्रिकी गेम है एक। साइज ऑफ सराउंडेड बढ़ेगा, क्लियर, साइज ऑफ सराउंडेड बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ता चला जाएगा। जैसे बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल, वाटर, मिथेनॉल, डाइमिथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर। आप बिना टेंशन के सीधे सीधे आंसर लिख सकते हो, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, क्योंकि सेंट्रल सबका सेम है, सबका हाइब्रिड स्टेट सेम है। सराउंडेड यहां एच एच है, मिथाइल एच है, मिथाइल मिथाइल है, इथाइल इथाइल है। ये सिंपल ट्रिकी से काम चल जाएगा। अगर कोई ट्रिकी से काम नहीं चलाना चाहता तो एक तरीका और है मेरे पास। सेंट्रल सेम था, लो जी, ओ पे क्या जोड़ दिया, एफ एफ, ओ पे क्या जोड़ दिया, सी एल सी एल। क्लियर? कोई बताएगा मुझे कि और एफ में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ओए, और एफ पूछ रहा हूं, कहा नींद में हो? ओ एफ, फ्लोरीन भाई, फ्लोरीन फोन, जिसपे आप लेक्चर देख रहे हो, फोन। फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मेरे भाई फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए अपनी तरफ, जबकि यहां ऑक्सीजन ने खींच लिए। तो कोई सारी थ्योरी मिलाकर बोल सकता है इन दोनों में से बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा? बिल्कुल ज्यादा। चाहे मेरी ट्रिक लगा लो, चाहे आप ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करके स्टेज तोड़ दिया, मतलब बॉन्ड एंगल बढ़ गया। लेकिन इसका कंपैरिजन आप ना वोटर से नहीं कर सकते, फिर फंस जाओगे। क्योंकि वोटर में अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लगाओगे, सेंट्रल सबके सेम है, यहां आपके पास एच एच है। और वैसे तो यार OCl2 में ना बहुत बढ़िया फंडामेंटल और लगता है, मैं एक बार ना इसको रब करता हूं, फिर आपको ना बहुत बढ़िया सी बात और सिखाता हूं। देखो, OCl2 में ना एक बैक डोनेशन का कॉन्सेप्ट भी लगता है, ओ ClCl। ये आपके पास क्लोरीन, ये लोन पेयर, इसको बोलते हो एम्प्टी डी। अगर आपने कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में ऐसी बातें सीखी हो तो इसका लोन पेयर इसको डोनेट हो गया, इसको बोलते थे पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। और पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होने से हाइब्रिड स्टेट ही बदल गई, इस वजह से इसका बॉन्ड एंगल बढ़ गया। अगर पानी से कंपेयर कर रहे हो और OF2 से कंपेयर कर रहे हो तो तीन तीन एस्पेक्ट है इसको समझने के। लेकिन इजी चलना है तो भाई इजी चलने का तरीका तो मैंने शुरू में बता दिया था आपको। उलझना है, आंसर सेम रहेंगे। ये लो जी। लेकिन कोई अगर बच्चा ओ सी एल सी एल,
ओ एच एच कंपेयर करना चाहता है, तब तब मैं ये पी पाई डी पाई बॉन्डिंग वाली बात बोलूंगा। तब आप आंसर क्या दोगे? OCl2 का बॉन्ड एंगल वाटर से ज्यादा है। हाइब्रिड स्टेट बदल गई बच्चे, ओ की। कुछ क्लियर हुई बात? तो बॉन्ड एंगल को खत्म करें हम लोग। बॉन्ड एंगल को 30 सेकंड में रिवीजन करा सकता हूं। हाइब्रिड स्टेट डिफरेंट हो sp का sp2 से, sp2 का sp3 से ज्यादा, ये 5-7 सेकंड हुए। अगला राउंड, अगर हाइब्रिड स्टेट सेम हो तो जिस सेंट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। तीसरी बात, अगले 5-7 सेकंड, अगर सेंट्रल सेम हो तो सराउंडेड का साइज बड़ा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। कहानी खत्म। हाँ हाँ, बस एक बात सुनो ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद कोवलेंटी तो है। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्या, एक बिजनेस दो लोगों ने 10,000 रुपए लेकर स्टार्ट किया, वो कोवलेंट बॉन्ड है। दोनों ने 10,000 रुपए मिलाए, और एक में क्या हुआ, एक ने पूरे 20,000 लगा दिए, लेकिन दूसरा वाला सिर्फ एक्टिव है। एक्टिव है मतलब उसने पैसा नहीं दिया, तो सिंगल साइडेड डोनेशन है, उसको कोवलेंट की जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल दिया। है तो वो शेयरिंग ही 20,000 रुपए की, है तो वो शेयरिंग ही, है तो वो कोवलेंट बॉन्ड ही, लेकिन बोलते उसको कोऑर्डिनेट है फॉर डिफरेंशिएशन। टाइम हुआ है 11:51। तो अभी आपके पास मेरे ख्याल में 12:10 तक का टाइम है। अब मैं अगला कॉन्सेप्ट उठाने जा रहा हूं, बॉन्ड लेंथ। अब तो छोटी छोटी सी बातें बची हैं, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी। सुनना भी ध्यान से। वैसे आपको पता है जूलॉजी पढ़ रहे हैं, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। तो रिवीजन समझ में आ गया आपको बॉन्ड एंगल का? एक ना मुझे और छोटी सी बात याद आ रही है, ध्यान से सुनना। CF4, CCl4, CBr4, CI4, ये सारे के सारे sp3 हैं। 109 डिग्री का एंगल है, लोन पेयर इन पे कहीं है नहीं, तो इन सबका बॉन्ड एंगल कभी भी अफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एक एफ जितना दूसरे एफ को रिपेल करेगा, उतना एक का ही दूसरे आई को भी रिपेल करेगा। बेचारे जाएं कहां? क्लियर? तो यहां वो सॉन्ग लग जाएगा, जाएं तो जाएं कहां। क्लियर? तो ये वहीं टिके रहेंगे। मतलब जितना इसने रिपेल किया उतना उसने रिपेल किया, थोड़ा इधर खिसक, थोड़ा इधर खिसक, थोड़ी इधर खिसक, तो एक दूसरे को खिसकाए जा रहे हैं, बॉन्ड एंगल में कोई चेंज आ नहीं रहा, और वैसे भी इनमें कोई सिग्निफिकेंट रिपल्शन है नहीं। ऐसे ही मुझे एक और बात याद आती है, BF3, BCl3, BBr3, BI3, कैसे हैं भाई sp2? कोई सिग्निफिकेंट रिपल्शंस तो इनमें बन नहीं पाते ढंग से, क्योंकि बॉन्ड एंगल वैसे 120 डिग्री के पड़े हुए हैं। और अगर एक एफ दूसरे एफ को एक प्लेन के अंदर रिपेल कर रहा है, तो आई के साथ भी सेम ही हरकत है, तो इनके बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। बोलो भाई, लड़ाई करनी तो ये बच्चे ध्यान से सुन लेना। नंबर 1, डेफिनेशन। डेफिनेशन इसकी क्या आने वाली है? सिंपल, डिस्टेंस इन बिटवीन टू न्यूक्लियस। दूसरी बात, फैक्टर्स पे चलेंगे। फैक्टर में नंबर 1 सबसे पहले रहेगा आपके पास बॉन्ड ऑर्डर। इसको बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी भी बोल सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। बॉन्ड ऑर्डर बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपके पास एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ेगा,
इसको और इजी वर्ड्स दे दूं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, सिंगल, डबल, ट्रिपल, इट इज 154 पिकोमीटर, 134 पिकोमीटर, 120 पिकोमीटर। अगर आप मेरी बात को एग्जैक्टली पकड़ पा रहे हो तो जितना बॉन्ड का ऑर्डर बढ़ेगा उतना ओवरलैपिंग, या उल्टा बोल दो, जितनी ओवरलैपिंग बढ़ेगी उतना उसका ऑर्डर, ऑर्डर समझ रहे हो ना, मल्टीप्लिसिटी बढ़ गई। तो इसीलिए लेंथ, ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी आपके पास, कम हो जाएगी। लो जी, इसके बी पार्ट पे चलते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी इनवर्स टू बॉन्ड लेंथ है। ओके, साइज ऑफ एटम की बात कर ले। अब इसको तो कोई ज्यादा तामझाम है ही नहीं, जितना एटम का साइज बड़ा होएगा उतनी बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ जाएगी। मान लो आपके पास है कौन, बोरोन पे एच, बोरोन कार्बन पे एच, नाइट्रोजन पे एच, एफ पे एच। तो एच 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 तो सेम पड़े हुए हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो अबाउट पीरियोडिक टेबल एंड ईएनसी, इनऑर्गेनिक का बैकबोन है ईएनसी, लेफ्ट से राइट ईएनसी इंक्रीज करता है तो साइज आपके पास डिक्रीज करता है। फिर भी समझना है तो बोलना स्ट्रक्चर ऑफ एटम की कि वो समझा दे आपको सारी बातें। एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रम। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट बढ़ोगे, शेल तो सेम है, 1s2, 2s2, P1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, एन का वैल्यू तो सेम है, लेकिन जेड का वैल्यू, न्यूक्लियर चार्ज नहीं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, रेडियस घटती जा रही है। तो अगर कोई मेरे से बात करेगा बोरोन कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन लिखकर फ्लोरीन लिख लो, फर्क नहीं पड़ेगा उससे, कोई वैसे सीक्वेंस बनाइए बस। तो अगर आप इन बातों को परफेक्टली समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो और सुन पा रहे हो, सुन पाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना। तो बताएगा कोई बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन में से किसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। किसी को लेफ्ट से राइट तक अगर किसी को साइज ऑफ एटम समझाना है, किसी को लेफ्ट से राइट साइज ऑफ एटम समझाना है, तो आप आर 0.529 जेड स्ट्रक्चर ऑफ एटम से एक्सप्लेन कर सकते हो कि लेफ्ट से राइट साइज क्या होएगा, डिक्रीज करेगा। तो बोरोन हाइड्रोजन साइज बड़ा था इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अच्छा ये देखो टॉप से बॉटम, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई, कम है बच्चे, एच एफ की सबसे कम है, क्योंकि ये टॉप से बॉटम है ना बच्चे, क्लियर ना, टॉप से बॉटम है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यूं जाने से आई सबसे बड़े साइज का है, उससे छोटा क्लोरी ब्रोमीन है, उससे छोटा क्लोरीन है और सबसे छोटा फ्लोरीन है। तो इनके साथ में एच एच जुड़े रहेंगे अगर, तो फ्लोरीन वाले का साइज सबसे क्या होएगा, स्मॉलेस्ट, और इसका साइज क्या होएगा, लार्जेस्ट। तो वैसे कोई ज्यादा दमदार टॉपिक है नहीं, क्लियर। कुल मिलाकर हमें अगर हल्का फुल्का आइडिया हो ना, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी पता हो, साइज ऑफ एटम पता हो, तो हम सारी चीजों को लाइन वाइज एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसमें जैसे कई बार ना परसेंटेज एस करेक्टर भी बोल देगा, वो तो परसेंटेज एस करेक्टर और जो ऊपर लिखा ना बॉन्ड ऑर्डर मल्टीप्लिसिटी, उसी से एक्सप्लेन हो जाएगा। जितना परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेंगे, सुनो ना, जितने परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेंगे, ये देखो, ये मैंने इसको, ये देखो इसमें जितने परसेंटेज एस करेक्टर, सबसे ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर किसके अंदर है, एस पी के अंदर।
जितना परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा, अगले पेज पे चलना है, किसी को दिक्कत तो नहीं तो मैं इसी पे रुकूं? हाँ जी, लो जी। नंबर 3, ध्यान से सुनना। मैंने बोला परसेंटेज एस करेक्टर ऑलवेज परसेंटेज पी का इनवर्स होएगा, परसेंटेज एस परसेंटेज पी का इनवर्स होएगा। यहां मेरे पास सारे सिंगल है, यहां मेरे पास डबल है, यहां मेरे पास ट्रिपल है। ठीक है, ध्यान से सुनना। यहां एस करेक्टर सारे बच्चे जानते हैं 25 है, यहां परसेंटेज एस करेक्टर 33% है, और यहां परसेंटेज एस करेक्टर, ठीक है जी। और अगर आपको पता हो जितना एस करेक्टर ज्यादा होता है ना बच्चे, ईएनसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, बातें कनेक्ट होती जाएंगी आपस में। और जब ऑर्गेनिक तक पहुंचोगे ना, इतना बढ़िया चैप्टर है ये वाला, परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली टू इफेक्टिव। आपको पता है एस न्यूक्लियस के बहुत पास होता है, क्लियर। अगर मेरे से कोई बोले 1s, 1p तो है ही नहीं, 2s 2p, तो न्यूक्लियस के पास कौन है? 2s। 3s 3p 3d, न्यूक्लियस के पास कौन है? 3s। 4s 4p 4d, न्यूक्लियस के पास कौन है? 4s। 5s 5p 5d, तो न्यूक्लियस के पास कौन है? 5s। तो जितना न्यूक्लियस के पास होएगा, इतना तो आपको पिछली ढेरों बातें सुनकर पता चल गया होगा कि ईएनसी बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की पावर बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। और उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ साथ में आपके पास साइज छोटा हो जाएगा, और साइज छोटा हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ भी उसके ऑर्डर में, साइज डायरेक्टली तो बॉन्ड ऑर्डर है, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी उसके ऑर्डर, साइज छोटा हो गया, बॉन्ड लेंथ भी छोटी हो जाएगी। तो आपके सामने भी थोड़ी देर पहले बताया था ना, ये कितनी है? 120 पीएम, ये कितनी है? 134 पीएम, ये कितनी है? 154 पीएम। अगर इस पे नहीं जाना चाहते तो एक और बढ़िया सा एग्जांपल दे देता हूं। ये लो, ये लो, ये लो जी, और यहां मैं एबीसी लिख दूंगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कर सकते हो आप लोग, मुझे पता है। सारे कार्बन हाइड्रोजन है और एबीसी को कंपेयर करना है। बोलो बोलो, किसकी किसकी? सब, हाँ हाँ, सबसे ज्यादा कम। मैं कंफ्यूज हो गया, क्या बोल दिया? सबसे कम, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और एक्सप्लेनेशन भी है आप लोगों के पास, ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन भी है आपके पास, क्योंकि इसका एस करेक्टर 25 है, इसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम कर रखी है, ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे ढंग से, तो ये लेंथ आपके पास ज्यादा है, इसने अट्रैक्ट करके लेंथ को कम कर दिया, इसने सबसे सबसे ज्यादा डिक्रीज किया हुआ है। देखो ना, अगर आपने थोड़ा सा पुराना देखा हो, सारों के बैकबोन में एक ही चीज छिपी हुई है, अगर आप समझ पा रहे हो तो, ईएनसी 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 ईएनसी। एक फॉर्मेलिटी बची हुई है भाई, बॉन्ड स्ट्रेंथ की, कंप्लीट कर लें। बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड एनर्जी, डेफिनेशन क्या दे दोगे? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, उसको क्या कह रहे हो आप लोग? बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी हमेशा एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, तो जो बॉन्ड लेंथ वाले आपके पास, बॉन्ड लेंथ वाले जो आपके पास फैक्टर थे, वो सारे के सारे इसमें अप्लाई कर दो, तो सीधे सीधे आंसर आ जाएंगे आपके पास।
इसलिए मैंने बोला था इट इज ओनली फॉर्मेलिटी। एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, क्लियर? इसको बोलते हो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। और ये सिर्फ 3 स्पीसीज पे काम करता है ढंग से, सिर्फ 3 स्पीसीज पे। ध्यान से सुन लेना, एन सिंगल बॉन्ड एन, ओ सिंगल बॉन्ड ओ, वर्डिंग सुन रहे हो? एन सिंगल बॉन्ड एन हाइड्रोजन बनता है ना, ओ सिंगल बॉन्ड ओ, H2O2 का नाम सुना होगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और ये तो सारी दुनिया जानती है फ्लोरीन कितना रिएक्टिव है। कोई मुझे बता सकता है एन सिंगल एन, ओ सिंगल ओ, एफ सिंगल ओ की बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है? बताओ जी बताओ। इसको ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया। अभी थोड़ी देर पहले लेफ्ट से राइट का ऑर्डर बताया था आपको। सी, सीवी है। बॉन्ड लेंथ। और आपको पता है बॉन्ड एनर्जी? बोलो भाई, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? इट इज 100% करेक्ट। आपको क्या बोला था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। वहां था इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। आप बोलोगे सर आपने कहा था लेंथ और एनर्जी एक दूसरे के उल्टे हैं, एग्जैक्टली उल्टे हैं। इन 3 केसेस में खतरनाक वाले, अगर आप मेरे को सुन रहे हो तो बहुत बढ़िया बात बोलो। इन तीनों केसेस में, इन तीनों केसेस में, इन तीनों केसेस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लग गए। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एट शॉर्ट डिस्टेंस। इंटर, आपको कंफ्यूज करके आपका पेपर बिगड़वाएगा वो बोलेगा मैं आपको इसका लेंथ बताता हूं। एन की लेंथ मान लो वो कह गया 100 है, और ओ की बता गया वो 90 है, और एफ की बता गया वो 70 है, तो आप बोलोगे यार बढ़िया हो गया, लेंथ तो बता दी। अब एनर्जी बताने में क्या है? जिसकी लेंथ कम उसकी एनर्जी ज्यादा, एफ की एनर्जी आप ज्यादा बता के आ जाओगे, वही होएगा गड़बड़। तो ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एट शॉर्ट डिस्टेंस है। तो शायद आपके दिमाग में बात गई हो, मैंने आपसे पहले बोला था इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं भी किसी कॉपी के कॉर्नर पे इसको लिख के रख लो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सब जगह ये रूल एप्लीकेबल है, लेंथ इनवर्स टू एनर्जी, लेंथ इनवर्स टू स्ट्रेंथ। लेकिन एन एन ओ ओ, बच्चे देखो ना, जितनी केमिस्ट्री पढ़ोगे आपके पास एल्डिहाइड कीटोन में आपने हाइड्रोजन का नाम सुना होगा। हाइड्रोजन इमीडिएटली रिएक्ट करता है एल्डिहाइड कीटोन के साथ, क्लियर? ऐसी H2O2 तो सारी दुनिया को पता है हाईली अनस्टेबल है। फ्लोरीन सबको पता है हाईली रिएक्टिव है। तो भाई इतनी कम डिस्टेंस के साथ इतने ज्यादा रिएक्टिव क्यों हो गए? क्या कोई मुझे आंसर बता पाएगा? शॉर्ट डिस्टेंस पे इतने ज्यादा रिएक्टिव क्योंकि इनके बीच क्या लग रहे हैं? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। अब बोलो भी ये जो मैंने लिखा था सही है कि गलत है? और ये सिर्फ इन्हीं 3 स्पीसीज पे एप्लीकेबल है, सिर्फ इन्हीं 3 स्पीसीज पे एप्लीकेबल है। नाउ द सिंगल मोस्ट कॉन्सेप्ट इज रिमेनिंग, दैट इज मोलिकुलर। हम बोलो। नहीं, वो तो जब बच्चे अलग अलग एटम जोड़ लोगे तब है ना। यहाँ तो एफ एफ है, ओ है, एन एन है। यहाँ तो म्यू डेल्टा म्यू तो डेल्टा इलेक्ट्रॉन एंट्री तो जीरो ही आ रहा है। आप उस कॉन्सेप्ट को गलत जगह यूज कर रही हो ना। बच्चे कीरत सुनो, जब आप एच एफ एच सी एल एच बी आर की बात करोगे ना बेटा, एच एफ एच सी एल एच बी आर की बात करोगी, क्लियर है?
तो आप लगाओ ना इस कॉन्सेप्ट को, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट क्या लगा रही हो, ओ ओ एच एच एन एन, तब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो जीरो ही दिख रहा है, फिर तो आप कुछ कह ही नहीं सकती। आपके पास बचता ही एक चीज है, क्या? आप कंपेयर करो इंटरइलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंसेस को ऑन द बिहाफ ऑफ साइज। आप एफ एफ को लेके चलोगे तो मोलिक्यूल तो प्योरली नॉन पोलर ही ना बच्चे, म्यू तो जीरो ही है ना इसका। साइज के बेसिस पे एन एन का साइज बड़ा, ओ छोटा हो गया, एफ और छोटा हो गया। पीरियड के अंदर बच्चे ऐसे चलते हैं ना, एन का साइज बड़ा है, ओ का छोटा है, एफ का और छोटा है, तो एन एन की लेंथ ज्यादा, ओ की और कम, और एफ एफ की सबसे कम। और इसी का नुकसान हो गया इन लोगों को। शॉर्ट डिस्टेंस पे क्या लग गए? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो इनकी डिस्टेंस छोटी होने का इनको नुकसान हो गया। इनकी डिस्टेंस कम होने का इनको बेनिफिट की जगह लॉस हो गया, कि इनकी स्ट्रेंथ बढ़ने की जगह घट गई। क्लियर ना? और किसी को इसी तरीके से बात करनी हो, क्योंकि क्लास का टाइम खत्म हो चुका है। अब एक सिंगल मोस्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास बचा हुआ है, दैट इज नोन एज द मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आज आते ही हम बुकलेट खोल लेंगे, या फिर आरपीएस असाइनमेंट में जो भी आप कहोगे उसको खोल लेंगे। ठीक है, बड़ी सारा रिवाइज कर लेना। किसी को स्क्रीनशॉट लेने हो तो बोल दो जल्दी से। सारे डन है? चलो क्लास फ्री कर रहा हूँ।